बच्चों ये आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है 10th क्लास के। ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है और लेसन का नाम है संसाधन एवं विकास। यानी ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। बच्चों ये जो इसको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहेंगे, यानी चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। तो बच्चों जो ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, तो आप देखिए इसमें लिखा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। बच्चों जो हमारे पर्यावरण यानी जो आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं, एक पूरा पर्यावरण, पूरा इन्वायरमेंट जहाँ पर उस यानी आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी आपकी नीड को फुलफ़िल करती है, तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ, जैसे आप अपने घर की बात कर लीजिए, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं या अपने घर में अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको, जैसे आप जिस चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस फर्नीचर का आप यूज कर रहे हैं, टेबल कुर्सी का यूज कर रहे हैं, टाइम देखने के लिए घड़ी का यूज कर रहे हैं, आप सबसे बड़ा संसाधन तो आपका मकान ही है, यानी आपका घर ही है। यानी आपका जो घर है वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एक सेफ्टी दे रहा है कि जैसे आप अभी देखिए बारिश हो गई या बहुत गर्मी हो रही है या ठंडी हो रही है, तो एक घर होना ज़रूरी है कि नहीं, वो सबसे बड़ा संसाधन है। और उसके बाद भी अगर आपको सबसे बड़े संसाधन का उदाहरण देखना, एग्जाम्पल देखना है, तो आपका मोबाइल फ़ोन है। रिसोर्स कितना बड़ा रिसोर्स है। आपका स्कूल मान लीजिए इस समय इस पैंडमिक के कारण नहीं खुल पा रहा है, स्कूल नहीं चल पा रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कितने ईजी तरीके से कर ले रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, आराम से पढ़ ले रहे हैं। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप बिल्कुल जैसे कि जो क्लासेस चल रही हैं आप उसको अटेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों रिसोर्सेज मतलब जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ठीक। अगर वो रिसोर्स आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा तो फिर वो संसाधन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा संसाधन जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता हो, जैसे सपोज दैट मानिए कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, आप क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी को मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो संसाधन नहीं होगा ना, आप उसको हटा देंगे, कहेंगे ये तो काम का नहीं रहा। तो उसी को रिसोर्स, यानी ऐसी चीज़ें जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता होगा उसे रिसोर्सेज कहते हैं। और बच्चों जो मैं आपको ये जानकर मतलब जानना चाहिए कि जो मनुष्य होता है वो सबसे बड़ा रिसोर्स यानी संसाधन होता है पूरे विश्व में। अगर बहुत सारे जो अभी मैं संसाधनों का प्रकार पढ़ाऊँगी तो उसमें सबसे बड़ा मतलब अगर संसाधन देखा जाए तो वो मनुष्य होता है, यानी हम लोग हैं, मानव है। बच्चों अगर ये जो जितनी भी चीज़ें आप अपने घर में देख रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो मोबाइल है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, यानी आप अपने आसपास रेलवे, बिजली, पानी, एरोप्लेन, शिप, यानी जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे जो चीज़ भी देखिए वो कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, यानी जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर जो इतना तेज़ काम करते हैं, यानी मनुष्य के दिमाग से भी ज़्यादा तेज़ काम करते हैं, 1 मिनट में इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, तो वो उसको कौन बनाया है? मनुष्य तो बनाया है। तो मनुष्य सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप 1 साल के लिए कोई वर्क करना चाहते हैं तो एक मतलब चावल की खेती करिए जो 1 साल में, और अगर आप 10 साल के लिए कोई लक्ष्य रखते हैं तो पेड़ लगाइए एक, और मतलब कहते हैं अगर आप 100 साल के लिए कोई लक्ष्य या वर्क करना चाहते हैं तो एक मनुष्य को एजुकेट करिए यानी शिक्षित करिए। यानी अगर एक मनुष्य शिक्षित होगा तो बहुत सारे संसाधनों का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो संसाधन होते हैं जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी संसाधनों को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। अगर मोबाइल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं होती तो संसाधन कैसे बनता? मोबाइल एक संसाधन नहीं होता, तभी तो संसाधन कहा जाएगा जब मोबाइल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो और हम उसका प्रयोग करें, ठीक है बच्चों। तो इसको देखिए आगे जो इसको बांटा गया है, डिवाइडेशन किया गया है, तो उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। ये आपको इसमें दिख रहा होगा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये दिया है, ये पूरा देखिए ये डिवाइडेशन एक किया गया है, यानी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें देखिए दिया है संसाधन को बांटा गया पहले 2 भागों में। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, ठीक है।
और मानवीय संसाधन मैंने जो बताया कि जो मनुष्य निर्माण करता है जिन साधनों को, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। यानी संसाधन को पहले पहले कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। पहले हम प्राकृतिक को देखते हैं, फिर मानवीय को देखेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक में क्या है कि नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा है अनवीकरणीय एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यानी नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, यानी ऐसे संसाधन बच्चों नवीकरणीय में आते हैं जो जिसका दोबारा मतलब जिसको दोबारा बनाया जा सके, ठीक है। यानी जिसको हम ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और नवीकरणीय में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे कि पवन ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा समझ रहे हैं कि विंड एनर्जी जिसको कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जहाँ जैसे अरब सागर हुआ और बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु, ये सब जहाँ सागर महासागर होते हैं वहाँ वायु विंड बहुत तेज़ी से चलती है और जब वहाँ चलती है तो पवन चक्की लगाई जाती है। जब उसमें क्या होता है, जब पवनें तेज़ी से चलती हैं तो उससे क्या विद्युत उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो वो तो वायु तो हमेशा चलेगी, यानी वो नवीकरणीय है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक समय बाद वायु नहीं रहेगी यानी विंड नहीं चलेगी, तो वो तो चलेगी ही। और जो आपकी सौर ऊर्जा होती है, बहुत सारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि सौर से वो लगे रहते हैं, सौर प्लेटें जो छत पे लगी रहती हैं, जिससे कि आपको वो विद्युत उत्पादित होता है, बिजली बनता है, जिससे कि पूरे आपके घर की लाइट वगैरह चलती हैं। तो जल ऊर्जा, आप लोगों ने बांध को देखा होगा, जब बड़ी बड़ी नदियों पे डैम बना के उससे भी बिजली उत्पादित की जाती है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा में आएगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जो उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पुनः चक्री और अचक्री। पुनः चक्री का मतलब जैसे धातु को आप लोग जानते हो, जैसे सोना चांदी हुआ, लोहा तांबा हुआ। जैसे आपके घर में कोई लोहे की चीज़ होती है, जब आप उसको मतलब वो काम लायक नहीं रहती तो आप उसको बेच देते हैं, तो फिर उसका क्या करते हैं, चक्रण करके फिर उसका बना दिया जाता है, उसको फिर पुनः मशीनों में डाल के उसकी साइज़ का दूसरा सामान बना दिया। जैसे आप मान लीजिए कि आप जो गोल्ड वगैरह की चीज़ें यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे गहने यूज करते हैं, कान का और हाथ का, पैर का, जो भी, उसको क्या करते हैं, जब वो एक समय बाद आपको उसकी डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करा के दूसरी डिज़ाइन बना लेते हैं। यानी सोना ऐसे और चांदी और लोहा तांबा, ये जो धातुएं हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसका चक्रण हो सकता है, इसको बनाया जा सकता है। लेकिन बच्चों अचक्रीय मतलब ऐसे धातु हैं जिसका चक्रण ना हो, यानी जिसको हम दोबारा बना, साइक्लिंग, ठीक है। तो जो रिसाइकिल ना हो, जैसे कि क्या कहते हैं कि ये आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल डीजल क्या है कि अगर आप इसको, जैसे कोयला, पेट्रोल डीजल, अगर एक बार आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, फिर उतना गाड़ी आपने चला ली इतने किलोमीटर, तो क्या दोबारा उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं? नहीं होगा, क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आपका सोना है उसको क्या करते हैं, आप कभी सोनार के पास ले गए तो वो क्या करते हैं, उसको गला करके दूसरा शेप बना देते हैं, तो वो हो गया, उसकी साइकिलिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही चक्री अचक्री यानी अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को भी 2 भागों में बांटा गया है, चक्री और अचक्री। वैसे ही नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी को भी 2 भागों में बांटा गया, सतत और जैव में भी बच्चों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आप इसको देखिएगा, ये देखिए मैं दिखा दूँ, यहाँ जैव लिखा है ना, जैव को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। और ये किस में है, रिन्यूएबल एनर्जी का ही एक पार्ट है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। बच्चों ये जो प्राकृतिक वनस्पति, जो आप लोग पेड़ पौधों को देखते होंगे बहुत सारे जंगलों में, आप अपने घर में ही आसपास बहुत सारे पौधों को लगाते हैं, तो वो प्राकृतिक वनस्पति ये इसमें आती है। और जो वन्य जीव, बहुत सारे वन्य जीव जो वनों में निवास करते हैं, यानी उनका भी तो वो होता है, जैसे कि एक मर गया तो उसका वो प्रजनन करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है। और अब इसमें देखिए एक रह रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मानवीय संसाधन देखते हैं, ठीक है। अभी जितना भी आपने देखा ये सब प्राकृतिक संसाधन में आएंगे, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन में मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इसमें ये सारे पार्ट थे। अब आपको देखना है मानवीय संसाधन को 2 भागों में डिवाइड किया गया, बस ये 2 भागों में बांटा गया, इसके कोई सब पार्ट नहीं है, ठीक है। तो संरचनाएं एवं संस्थाएं, पहला है
यानी जो संरचनाएं एवं संस्थाएं, जैसे आप जितने भी सामान को यूज करते हैं, ये बहुत सारी संरचनाएं हैं। और जो संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूट, जैसे आपका विद्यालय हुआ, और ये क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हॉस्पिटल्स हुए, और जितनी भी बिल्डिंग जिससे कि हम अपने वैज्ञानिक संस्थाएं, इसरो, बैंकिंग, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं। हॉस्पिटल में अगर हम बीमार होते हैं तो दवा लेने, ये कौन बना रहा है? मानव ही तो बनाया है। यानी आप कदम बाहर निकालते हैं, आपको टैक्सी मिल जाती है, बस मिल जाता है, ट्रेन मिल जाती है, तो ये सब किसने बनाया है? मनुष्य ने बनवाया। इसमें एक और पार्ट है, मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी जो भी संसाधन है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वो कितनी मात्रा में है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वालिटी मतलब जो मात्रा है उसकी गुणवत्ता कितनी है, वो आपके यूज के लिए मतलब कितना आपको सुख सुविधा दे रहा है, आपको कितना उससे खुशी मिल रही है, उसको करने के बाद आपकी उसकी क्वालिटी कैसी, यानी आपका फ़ोन जो है मनुष्य ने बनाया है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। आप पिक ले रहे हैं तो पिक अच्छी आ रही है, आप कोई बुक डाउनलोड कर रहे हैं, यानी जो भी आप उस जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसके लिए कितना यूजफुल है, कितना वो अपने को मतलब उस वर्क को कर रही है, ठीक है। जैसे मोबाइल का जो वर्क है वो कंप्लीटली उसे पूरा कर रही है, तो हाँ वो संसाधन रिसोर्स सही है, ठीक है बच्चों। तो अब संसाधनों को फिर बांटा गया है कि संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है, समाप्यता के आधार पे बांटा गया, यानी कि कब समाप्त होगा, और उसको ऐसे बांटा गया राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय। मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्योंकि ऊपर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे संसाधनों को उत्पत्ति की, यानी जैसे उत्पत्ति कैसे होती है, तो जैव संसाधन होते हैं, अजैव संसाधन। जैव संसाधन में जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारे क्या होते हैं, जैव संसाधन, यानी जिसमें जान होती है बच्चों, जिसमें जीवन होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। और जो अजैव संसाधन होते हैं, यानी वो संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है। जैसे चट्टान हो गई, धातुएं हो गई, वो क्या होंगे, वो ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद है समाप्यता। मैंने बताया था रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, ये तो आपको पता ही है। रेन्यूएबल जिसका दोबारा उत्पादन किया जा सके, जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सके। लेकिन जो नॉन रेन्यूएबल है, यानी जिसका दोबारा उत्पादन नहीं होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे बच्चों कुछ आप लोगों ने देखा होगा, व्यक्तिगत संपत्ति, जैसे आपका घर आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, ठीक है। जैसे आपका मकान हुआ, आपका खेत हुआ, आपका तालाब हुआ, आपका बगीचा हुआ, ये क्या होगा, व्यक्तिगत संपत्ति हुई। और एक होता है राष्ट्रीय संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति है सामुदायिक संपत्ति। सामुदायिक संपत्ति जैसे कहीं आप लोगों ने पार्क देखा होगा, स्पोर्ट्स के लिए कुछ चीज़ें बनी रहती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब पूरे समुदाय की होती हैं, ठीक है। उस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। बच्चों राष्ट्रीय संसाधन जो एक देश का संसाधन होता है, ठीक है, यानी जो एक देश प्रयोग में लाता है, उसका रेलवे हुआ, उसकी सड़कें हुई, उसकी नहरें हुई, वो क्या होती है, एक देश की संपत्ति होती है, ठीक है। उसका जल संसाधन हुआ, उसका वन संसाधन हुआ, जो एक पूरे एक देश की सीमा में जो संसाधन पाए जाते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। यानी भारत की जो सीमा है निर्धारित है, उसके उस भारत देश में जितने भी संसाधन होंगे वो राष्ट्रीय संसाधन होंगे, यानी एक देश के रिसोर्स होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो पूरे विश्व की होती हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं होंगी, ठीक है, कि एक व्यक्ति नहीं, किसी एक देश की नहीं होती हैं। जैसे इसमें लिखा कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, यानी जो हमारे भारत की तट रेखा है, अरब सागर है और हिंद महासागर की तरफ देखे होंगे, वहाँ से 200 मील की दूरी पे आप जाएंगे तो बच्चों वो क्या होता है, खुले महासागरीय क्षेत्र होते हैं, यानी किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। उसमें सारे देश संसाधनों का दोहन करते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस निकालना और धातुएं निकालना, ये सब काम सारे देश मिलकर करते हैं। विकास के स्तर पे देखिए, विकास के स्तर पे भी बांटा गया है। विकास के स्तर पे संभावित संसाधन, असंभावित संसाधन। यह वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी बच्चों कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो मतलब एक देश में विद्यमान होते हैं, यानी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल
संसाधन रिसोर्सेज, ठीक है। तो जैसे भारत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, यानी अगर लगाया जाए तो भारत में देखिए कर्क रेखा के पास स्थित है। यहाँ मतलब अधिकतर समय में काफ़ी सूर्य मतलब सीधे चमकता है कर्क रेखा पे, तो बहुत टाइम तक धूप अच्छी निकलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सौर ऊर्जा के संसाधन नहीं लगा पा रहे हैं और विंड ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी को कहा जाता है कि हमारे देश में है तो बहुत संभावना बहुत है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, उसको संभावित संसाधन कहते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहे जाते हैं, ठीक है। और बच्चों अब ये है भंडार। भंडार का मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका भंडार कर लिया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी नहीं है। यानी भंडारण तो खूब है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम उसका अधिक से अधिक उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इतना देखें कि संसाधनों को अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है तो आप आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में, जो भी मैंने बताया, अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो बच्चों एक ये कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। संसाधनों का जो विकास है ना, जब मनुष्य के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इतना संसाधनों का दोहन नहीं करता था। जैसे कि बहुत सारे पेट्रोल निकाल लेना, कोयला की मतलब कोयले निकालने के लिए खूब खोदना, पृथ्वी को खोद के जो कोयले की खदानें होती हैं बच्चों, बहुत लंबी लंबी सुरंग बन जाती है। जो धातुएं निकाली जाती हैं वो पृथ्वी को खोद के बहुत लंबी लंबी सुरंग बनाई जाती है। नदियों से रेत का दोहन करना, वनों की कटाई करना, मतलब इतना हमने अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है, इतना ज़्यादा अंधाधुंध हमने संसाधनों का दोहन किया है बच्चों, जिसके कारण हमारे प्रकृति को, हमारे पृथ्वी को बहुत सारा नुकसान हो रहा है बच्चों। जिसके कारण मतलब हमारी जो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई है, जो ओजोन परत होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है, सूर्य से आती हैं जो किरणें, जो बहुत मनुष्य के लिए घातक होती है, वो जो ओजोन परत उसको रोकती है, वो क्या हो रही है, बहुत उसका क्षरण हो रहा है बच्चों। वो बहुत मतलब उसके जो होल है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मनुष्य को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये किसके कारण हुआ, यानी हमने संसाधनों का अति दोहन करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा उसको यूज करना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। जब आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अति दोहन करेंगे तो वो क्या होगा, ख़राब होगा। मान लीजिए आपके घर में जो पानी की सप्लाई यानी जिससे आप पानी यूज करते हैं, मोटर होगा, सबमर्सिबल होगा, आप उसको दिन भर चला के छोड़ दीजिए तो क्या होगा, एक दो दिन में तो वो जल जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही अगर हम संसाधनों का बिना सोचे समझे यूज करेंगे तो क्या होगा, एक दिन समाप्त होगा और वो हमारे लिए घातक होगा। तो बच्चों इसी को एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखिए दिया है, मैंने आप लोगों से पूछा भी था, सतत पोषणी विकास। बच्चों सतत पोषणी विकास का मतलब होता है कि सतत पोषणी विकास आर्थिक विकास का अर्थ है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही एक कॉन्सेप्ट है। विकास पर्यावरण को, यानी हम ऐसा विकास करेंगे, ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो हमारे बिना मतलब हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाए, और विकास की प्रक्रिया जो होगी वो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, ठीक है, अवहेलना नहीं करेंगे। बच्चों कुछ रिसोर्सेज होंगे जो प्राचीन काल से जो हमारे मम्मी पापा और दादी दादा और नानी नाना के पास हुआ करते थे, कुछ ऐसी प्रकृति में चीज़ें थीं, जड़ी बूटियाँ थीं और कुछ पशु पक्षी थे जो बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। यानी जो एशियाई शेर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कौवे को देखा होगा, तो ये कुछ समय बाद जब आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो क्या हुआ है कि उनको दिखते ही नहीं है, वो मतलब हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। तो उसी को कह रहा है कि आप ऐसा विकास करिए कि जो आपके लिए भी जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आपके भविष्य के लिए भी, यानी भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए भी उसकी आवश्यकता, यानी उसकी आवश्यकता की अवहेलना न हो, वो भी प्रयोग में ला सकें, यानी वो चीज़ें बची रहें, ठीक है बच्चों। और इसमें एक इसी को नियोजित करने के लिए कहा है कि संसाधनों को आप कैसे नियोजित करेंगे, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे कि जिससे आपके संसाधन क्या रहें, नियोजित रहें, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका दोहन ना हो बच्चों। जैसे आप वनों को काट रहे हैं भारी मात्रा में, तो आप क्या करें, पेड़ को लगाएं, वृक्ष को लगाएं, पौधों को लगाएं। तो आप जितने पौधों को काटेंगे उतने वृक्ष लगाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोयले से बिजली ना बना करके
हमें क्या करना चाहिए, विंड ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, विंड एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए, यानी वायु हवा वाली जो ऊर्जा बनती है, बिजली बनती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। बांध द्वारा यानी जल ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी क्लीन रहेगा और हमें क्या होगी, ऊर्जा की भी पूर्ति हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों मतलब कि ग्रीन सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन सिटी में बहुत ज़्यादा पेड़ों को पौधों को लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ का वातावरण भी अच्छा बना रहे। ठीक है, तो ये था चैप्टर, और इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ आपको बता दूँ, मिट्टियों वाला चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है। मैं स्पेशली उसको दिखाना चाह रही थी। ये देखिए, अभी दिखा रही मैं इसको। हाँ, ये वाला चैप्टर है बच्चों, ये वाला, ये देखिए, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछता है। ये जो पूरा है ना, ये भारत का मैप, इसमें मिट्टियों के प्रकार को देखना है। ठीक है, तो एक एक करके मैं मिट्टी को दिखा रही हूँ, और बच्चों इससे कई प्रश्न बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के भी बनेंगे, और आपको मैप में भी दिखाने वाले के लिए दे सकता है, यानी मैप में दिखाइए, या फिर पूछ देगा काली मिट्टी किसे कहते हैं या कहाँ पाई जाती है, इसकी विशेषताएं बताइए, लघु उत्तरी हो गया, या दीर्घ बना देगा कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार बताइए और उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आपको 1 2 3 4 5 6 यानी इसमें लगभग 6 प्रकार की मृदा दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा कृषि विज्ञान संस्था है, कृषि की से रिलेटेड संस्था है दिल्ली में, वो उसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इसमें आपके जो बुक है उसमें लगभग 6 प्रकार का दिया है। तो आप इसे देखिए। ये देखिए, जो पहली वाली मृदा है, जो सबसे ऊपर दिया है, पर्वतीय मृदा बच्चों, ये देखिए, ये पर्वतीय मृदा है। इसका यहाँ एरिया है और यहाँ थोड़ा सा एरिया है भूटान के पास। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा। तो इसे पर्वतीय मृदा क्यों कहते हैं, पर्वतीय यानी जो मृदा पर्वत पर पाई जाती हो। ठीक है, ये ग्रीन वाला एरिया जो आप भी देख रहे होंगे, यानी जो ग्रीन एरिया हाईलाइट किया हुआ है, ग्रीन कलर किया हुआ है, उसमें नीचे लिखा भी है पर्वत और वन। यानी बच्चों यहाँ पे जो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर्वतीय एरिया होता है, यानी जहाँ जैसे ये पूरा बेल्ट जहाँ ये ग्रीन किया हुआ ना, हिमालय पर्वत वाला एरिया है। ये देखिए, ये क्या गया, ये पूरा बेल्ट ना, ये हिमालय पर्वत वाला एरिया है। तो ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो हिमालय पर्वत के आसपास पाई जाती हैं बच्चों। तो इसलिए क्या कहा जाता है, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी कठोर ये मिट्टी होती है, जिसमें आप इसीलिए बच्चों इधर ट्रेन वगैरह का संचालन ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रेन की पटरियाँ बिछाने में ये ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच होते हैं, और ज़्यादातर इसमें खेती बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे चाय वगैरह की बागानें लगा पाते हैं जो इधर की तरफ, पूरब की तरफ, पूर्वांचल जो ये असम वगैरह का एरिया है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ, ये बहुत ज़्यादा खेती योग्य नहीं होती है। और ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, देखिए, जम्मू कश्मीर का एरिया दिया है, हिमाचल प्रदेश का एरिया दिया है, उत्तराखंड का एरिया दिया है, अब तो लद्दाख भी हो गया, चूँकि ये पुराना मैप था तो लद्दाख भी है, और इधर अरुणाचल प्रदेश का एरिया, सिक्किम का एरिया। ठीक है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। दूसरी मृदा है जो भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है। ये देखिए, ये जलोढ़ मृदा, इधर गुजरात का भी एरिया, ये पूरा एरिया, इधर ये वाला एरिया, फिर इधर नीचे तटों पे देखिए, ये पूरा जहाँ जहाँ मैंने रेड किया है, ये वहाँ ये एरिया, यानी जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है वो कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जल ओढ़ यानी जो जल के ओढ़ने से निर्मित होती है बच्चों। ये जो जलोढ़ मृदा है ना, ये नदियों के क्षेत्र वाले, यानी जो नदियाँ बह के जाती हैं ना, जैसे गंगा, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, मतलब ये सारी नदियाँ जो बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती हैं ना। और इधर ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी वाला एरिया है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो ये सब एरिया तटीय नदियाँ, ये इधर कावेरी, तुंगभद्रा, और ये जितनी भी नदियाँ हैं ना, ये नदियों वाले क्षेत्र में, यानी जल के ओढ़ने से जो मिट्टी निर्मित होती है, यानी जो क्षेत्र नदियों के बहाव के आसपास आता है और बहने से जो मृदा निर्मित होती है, नदियों के बहने से बहाव क्षेत्र में जो मृदा निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। ठीक है, यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, बहती हैं, जैसे गंगा यमुना का मैदान हुआ। ठीक है, जैसे जो हमारा बच्चों उत्तर प्रदेश है ना, देखिए अधिकतर उत्तर प्रदेश में जो मृदा मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, ये इधर पंजाब में मिलेगी, क्योंकि पंजाब यानी 5 नदियों का समूह, यानी जो पंजाब है बच्चों वो 5 नदियों के तट, यानी उससे 5 नदियां होके जाती हैं, इसलिए उसका नाम भी पंजाब पड़ा। ठीक है, और
रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, ये सारी नदियाँ, सिंधु, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब नदियाँ इधर पंजाब से होके जाती हैं, तो इसलिए इसको पंजाब, 5 नदियों का वो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी जलोढ़ मृदा जो सबसे उपजाऊ मृदा होती है बच्चों। और मैंने बता भी दिया, इधर ये तटीय क्षेत्र भी आते हैं, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, आंध्रा का क्षेत्र हो गया, ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो, यानी जो तटीय क्षेत्र हैं, जो बंगाल की खाड़ी से बिल्कुल, यानी जो कलर है ना बच्चों जलोढ़ मृदा का, इसके कलर से आप पहचानिए कि ये मृदा, यानी जहाँ जहाँ जो कलर किया है बॉक्स को देखेंगे आप और उस कलर से आप उसको इंडिकेट करेंगे कि हाँ ये मृदा है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल, गेहूँ हुआ। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूँ का उत्पादन हो रहा है, मतलब गेहूँ सबसे अधिक मात्रा में होता है, चावल होता है, तो ये है, फसलों का उत्पादन होता है काफ़ी। और बच्चों इसके बाद है लाल मृदा। तो बच्चों ये देखिए, ये वाला लाल आपको दिख भी रहा होगा, लाल मृदा, रेड मृदा, ये देखिए ये वाला एरिया पूरा, ये एरिया और इधर पूरब के जो लाल मृदा क्या होती है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण ये क्या होती है, रेड हो जाती है। आयरन समझ रहे हैं, लोहा, यानी जो आयरन होता है, तो नहीं कहते हैं आयरन खाने से हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ती है, तो बच्चों ये आयरन की वजह से इसका कलर क्या होता है, फेरस सल्फाइड के कारण इसका कलर क्या होता है, बिल्कुल रेड हो जाती है, रेड मृदा होती है। जैसे आप कभी देखते हैं कहीं गए होंगे तो लाल मृदा मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे खून सा, मतलब ब्लड सा, ऐसी मृदा का कलर होता है। इसमें तो फिर भी बहुत रेड नहीं किया, लेकिन मैंने देखा बिल्कुल रेड, ऐसे रेड देखते लगेगा हाँ ये मतलब अलग ही मृदा का कलर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया दिख रहा है, और इधर उड़ीसा का एरिया दिख रहा है, फिर तेलंगाना वाला एरिया दिख रहा है, और इधर सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है, तमिलनाडु, केरल का, कर्नाटक के, यानी इधर। और इधर पूरब में ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये यहाँ सिक्किम में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, मिजोरम वाला एरिया है, और नागालैंड वाला एरिया, यानी पूरब के देश राज्य हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी को बहुत पूछता है। देखिए ये काली मिट्टी, ये वाला ये मेरी जो थोड़ा सा स्लेटी कलर में ऐसे दिख रहा है, तो ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में, यानी मिट्टी से कोई ना कोई प्रश्न आपका आना ही आना। तो काली मिट्टी बच्चों कैसे, ज्वालामुखी जब देखा होगा विस्फोट होता है तो उसके साथ पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे तरल मैग्मा बाहर आते हैं, लावा बाहर आता है। तो जब वो लावा ठंडा हो जाता है बच्चों, तो लावा ठंडे होने के बाद जिस मिट्टी का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टानों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे ही काली मिट्टी कहते हैं। क्योंकि ये ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी जब देखते हैं वो आग ही तो निकलती है, आग यानी बहुत आग, लावा, तरल पदार्थ, यानी जो जलते हुए होते हैं। तो जब वो बाहर आएंगे, ठंडे होंगे, जैसे आप अपने घर में कभी चूल्हा देखा होगा, कभी चूल्हे वूल्हे पे कुछ बनाते हुए, या फिर कोई कहीं आग लगती है तो वहाँ जब वो ठंडी होती है आग, तो ज्वाला, इसीलिए तो कहते हैं ज्वाला, यानी जिसके मुख से ज्वाला निकलती हो, तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होता है। और बच्चों ये सबसे ज़्यादा गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के भाग में पाई जाती है। और बच्चों इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, ठीक है। और काली मिट्टी का एक और नाम है रेंगुर मिट्टी, तो ये इम्पोर्टेंट है। और बच्चों एक और लैटेराइट मिट्टी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लैटेराइट मिट्टी बच्चों जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश होने के कारण क्या होता है, जैसे कि आप कहीं खूब ज़्यादा पानी गिराएं, बार बार पानी गिराएं, तो ऐसा होगा कि वहाँ की जो ऊपर की मिट्टी होगी ना, थोड़ी जो मुलायम मिट्टी होगी वो हट जाती है बिल्कुल ऊपर से। और हटने के बाद क्या होता है, जो कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है, यानी कंकड़ पत्थर टाइप की, जो बहुत टाइट यानी बहुत मजबूत होगी, वही तो बचेगी। तो वही वाली जो ये काफ़ी मतलब ईंट टाइप की मिट्टी होती है, जो बहुत कड़ी, बहुत कठोर मिट्टी होती है, तो ये लैटेराइट मृदा होती है, जिसमें चाय की खेती की जाती है। असम वगैरह क्षेत्र में इसका विस्तार है, और इधर तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, इधर पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जा रही है, साइड में ये पूरा, ठीक है। तो ये वाली मृदा हो गई। शुष्क मृदा बच्चों जो मरुस्थल में पाई जाती है, मरुस्थल यानी जो थार का मरुस्थल है, ये भारत में एक ही तो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का, यानी जो राजस्थान में पड़ता है। तो जो रेत के कारण जो मिट्टी
मतलब मरुस्थल में बदल जाती है, रेत में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। तो बच्चों ये वाला आपको मुझे बताना था और ये इसका यही विशेषताएं बताया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने उसी में सारा कुछ बता दिया है। यानी ये जो मिट्टियों को देखिए, लैटेराइट मिट्टी को दिया हुआ है, ये लैटेराइट मिट्टी है। देखिए कितनी कठोर मिट्टी है, कितनी कड़क मिट्टी है। देखिए पूरी, मतलब इसमें बारिश हो के क्या होता है, जो मुलायम मिट्टी होती है बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यानी जीवाश्म कम होते हैं केवल। मतलब ये बहुत कंकरीली पथरीली टाइप की मिट्टी होती है। तो बच्चों आपने इसको देख लेना है एक बार, और जो मैंने समझाया वो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो बस ये था आपका चैप्टर और आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा।